एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो जूलॉजी है सेकेंड सेमेस्टर का जो DSC है जूलॉजी में, जिसमें पेपर का नाम है सेल बायोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। उसमें जो पहला यूनिट है, उस पहले यूनिट में ये सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन में ओरिजिन और स्ट्रक्चर में लिपिड बाइलेयर मॉडल, डेनिली डेवसन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ मॉडल्स हैं जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर प्रस्तुत किया है। इनके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम वर्तमान समय के स्टडी के आधार पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनेगा, ठीक। लेकिन कोई भी वैज्ञानिक डायरेक्ट इस डायग्राम पे नहीं पहुंचा था। वो स्टेप बाय स्टेप करके कई वैज्ञानिकों के अध्ययन के बाद फाइनली इस डायग्राम पे पहुंचे हैं। और ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डायग्राम है, ठीक। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आखिरी मॉडल है जिसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है। अगर इससे भी बेहतर मॉडल आता है फ्यूचर में तो वो उसको फिर माना जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ठीक है। चलिए, इसके अंदर क्या चीजें हैं हम बाद में बात करेंगे, पहले एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ थीन, फ्लेक्सिबल, selectively permeable barrier surrounding all living cells, separating their internal content from the external environment। मान लीजिए कि ये कोई एक सेल है, लिविंग सेल है, एक सेल है। सेल में ये मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या सेल मेम्ब्रेन बोलो, एक ही है। ये है, अंदर में देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। फिर इसके चारों तरफ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, ठीक है। मैं बहुत सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इधर गाल्जी बॉडी होंगे, ठीक है। फिर कहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, फिर लाइसोसोम होगा, फिर कहीं पर राइबोसोम होंगे। ये सारे स्ट्रक्चर दिखेंगे, ठीक। मैं पूरे सेलुलर ऑर्गेनल्स की बात नहीं कर रहा हूं, बस ये समझ लीजिए कि अंदर जितना ये लिविंग कंटेंट है ना, इन सबको घेर के रखने वाला जो पतला सा लेयर दिखता है उसे कहते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक। अगर मैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं तो बहुत ही पतली है ये, तो थीन हो गया। फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है मतलब ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं, दब सकता है, फैल सकता है। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर कोई भी चीज नहीं जा सकता और कोई भी बाहर नहीं आ सकता, स्पेसिफिक सेलेक्टेड चीजें ही अंदर जाएंगी और सेलेक्टेड चीजें ही बाहर आएंगी। हर कोई हर समय आना जाना नहीं कर सकता, इसलिए उसको क्या बोलते हैं जी हम लोग, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्या हो गया ये, सेलेक्टिवली सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक। और क्या करता है, ये पूरे इस लिविंग जो कंपार्टमेंट है उसको चारों तरफ से घेर के रखता है और बिल्कुल अलग रखता है किससे, एक बाहरी इन्वायरमेंट से। सेल के अंदर का इन्वायरमेंट अलग है और ये बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अलग है। बाहर में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, बस थोड़ा सा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाहर में, ठीक। अंदर में लिविंग कंटेंट। तो इन दोनों को अलग करने वाला कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं, इतना को अगर मैं दिखाऊं तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ऐसे सब तरफ है, चारों तरफ ऐसी स्ट्रक्चर लिपिड की बाइलेयर पूरे चारों तरफ है। मैं नहीं बनाया हूं, बस समझ लेना आप। अगर इतने के डायग्राम की बात करूं तो आप इस डायग्राम को देखिए, ऐसे दिखता है ये, ठीक है। फिर अंदर की चीजें क्या है हम धीरे धीरे बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओरिजिन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, पहले उस पेज को हम सेव कर लेते हैं एक बार। ओरिजिन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की उत्पत्ति कैसे हुई थी? सबसे पहले तो देखिए कि सेल मेम्ब्रेन जिस दौर में बना उस समय को बोलते हैं प्रीबायोटिक अर्थ। क्या बोलते हैं उसको? हमारे पृथ्वी का उस दौर का नाम क्या था? प्री बायोटिक अर्थ। हमारा पृथ्वी में उस समय किसी प्रकार की कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं थे, तो उस समय के अर्थ को प्रीबायोटिक अर्थ कहते हैं हम लोग। चलिए, तो क्या हुआ देखिए तो कि ये जो एम्फीपैथिक या एम्फीफिलिक नेचर के जो लिपिड हैं, ये लिपिड है, लिपिड मॉलिक्यूल देखिए, ये एम्फीपैथिक या एम्फीफिलिक लिपिड है ये। ठीक, तो उस समय प्रीबायोटिक अर्थ में जो ये लिपिड हुआ करते थे, एम्फीपैथिक, एम्फी यानी कि दो प्रकार के इसमें नेचर, जैसे एक होता है हेड, इसको पोलर कहते हो आप, चार्जेबल होता है ये, और दूसरा नॉन पोलर टेल, कोई किसी प्रकार का चार्ज या कोई आयंस नहीं पाया जाता यहाँ पर। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि जो लिपिड है ये, इस लिपिड का एक पोलर हेड होता है और एक नॉन पोलर टेल होता है। इसके अंदर की स्ट्रक्चर पूरा बात करेंगे हम केमिकल कंपोजिशन में। तो पोलर हेड में ये फॉस्फेट ग्रुप होता है, वहां पर फिर कोई साइड चेन लगा होता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, वो इनोसिटल हो सकता है, कोलिन हो सकता है, एथेनॉल एमाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये पोलर हेड और ये नॉन पोलर टेल, तो दो अलग अलग नेचर के। पोलर हेड का मतलब होता है ये वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुल सकता है, तो हाइड्रोफिलिक है ये, हाइड्रोफिलिक। और नॉन पोलर टेल पानी में नहीं घुलता भाई, वाटर सोल्यूबल नहीं है, तो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। ठीक, तो पोलर हेड वाटर में सोल्यूबल है तो हाइड्रोफिलिक, नॉन पोलर टेल वाटर सोल्यूबल नहीं है तो हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब पसंद न करना, फिलिक मतलब पसंद करना। ठीक है, तो उस समय स्पॉन्टेनियसली यानी कि अपने आप, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली ये सब क्या हो गए? एग्रीगेट हो गए आपस में, एग्रीगेट हो गए। जब एग्रीगेट हो गए तो देखिए इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन गई, ऐसे ये कई सारे लिपिड आपस में जुड़ गए, सबका पोलर हेड जुड़ गया, देखिए इधर पोलर हेड जुड़ गया और दोनों लेयर का नॉन पोलर टेल एक तरफ हो गया, बीच में हो गया, देखिए तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना और ये बन गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण प्रीबायोटिक अर्थ में हुआ। एम्पीपैथिक नेचर के लिपिड आपस में स्पॉन्टेनियसली अपने आप मिल गए। उसके बाद ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ स्पेसिफिक चीजों को कवर कर लेता है, घेर लेता है। ठीक, किसको घेर लेता है जी? सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स को। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल बने थे उस समय जो अपनी संख्या को बढ़ा सकते थे, है ना, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते थे, अपने अपने जैसा कई बना सकते थे। उनको क्या कर दिया? इनक्लोज कर दिया, इनक्लोज, इनक्लोज कर दिया। जब इनक्लोज कर दिया तो डायग्राम ऐसे बन गया, देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गया चारों तरफ, देखिए ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल थे वो आरएनए बना दिए उन्होंने, फिर आरएनए से धीरे धीरे डीएनए बन गया, फिर आरएनए से प्रोटीन भी बन गया। ठीक, तो ये प्रोसेस चला, लेकिन सबसे पहले आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, तो इसको बोला गया फर्स्ट सेल, सबसे पहला जो सेल बना ये था। कौन से समय पर बना है बोलने पर? प्रीबायोटिक अर्थ के समय बना। इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओरिजिन हुई, उसका निर्माण हुआ। ठीक, इनक्लोज करना मतलब कवर कर लेना होता है, ढक लेना होता है, घेर लेना होता है। चलिए पढ़ लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस एग्रीगेशन ऑफ एम्फीफिलिक या एम्पीपैथिक लिपिड इनटू बाइलेयर
ये बाइलेयर बन गया। देखिए ये एक लेयर हो गया, ये एक लेयर हो गया, और ये एक लेयर हो गया। तो कितना लेयर हो गया? बाइलेयर हो गया, 2 लेयर हो गया। तो लिपिड की 2 लेयर बन गई। ठीक है, ये लिपिड की लेयर है। लिपिड लेयर वहां बन गया, लिपिड लेयर यहां बन गया, लिपिड की 2 लेयर बन गई। ठीक है। हाँ, ऑन प्रीबायोटिक अर्थ इनक्लोजिंग सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल टू फॉर्म द फर्स्ट सेल। और सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल को जब कवर करते हैं, घेर लेते हैं, तो पहला सेल बनता है। These early membrane provide essential semi-permeable boundaries, enabling the separation of cellular compartment from the environment। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो शुरू में बना, ये सेमी परमिएबल टाइप का था। किस टाइप का था? सेमी परमिएबल टाइप का था। मतलब वो वाटर और कुछ आयंस को आने जाने देता था, सबको आने जाने नहीं देता था। ठीक, वाटर प्लस आयंस क्या कर सकते थे? इसमें ट्रांसपोर्ट हो सकते थे, इनके लिए परमिएबल था। ठीक है। तो शुरू का मेम्ब्रेन इस तरीके से बना, और अंदर के पूरे इन्वायरमेंट को बाहरी इन्वायरमेंट से अलग रखने वाला कौन था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। ठीक है, चलिए भाई इसको भी सेव कर लेते हैं हम लोग। चलिए अगला देखिए, डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब वास्तव में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वास्तव में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल की बात करें, अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग समय पर जो मॉडल दिए, मेम्ब्रेन मॉडल, मॉडल्स फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 5 मॉडल है, एक एक करके देख लेंगे हम लोग। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहला ओवरटन बायोमेम्ब्रेन मॉडल, दूसरा गोर्टर एंड ग्रैंडल मॉडल, तीसरा डेनिली एंड डेवसन मॉडल, चौथा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड मोजाइक मॉडल। एक एक करके देखिए आप लोग। सबसे पहला हमारे पास है ओवरटन बायोमेम्ब्रेन मॉडल। ये कब दिया गया था? 1900 में, सन 1900 में ओवरटन नाम के साइंटिस्ट ने किसी सेल के मेम्ब्रेन को देख करके बोला कि यह मेम्ब्रेन लिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? लिपिड का बना होता है। उन्होंने कभी यह नहीं बोला कि ये डबल लेयर है कि सिंगल लेयर। लेयर के बारे में बात नहीं किया, उनको पता भी नहीं था। ये लेयर में डायग्राम जरूर दिखाएंगे यहां पर, लेकिन उस समय पता नहीं था इनको। उन्होंने बोला कि सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो लिपिड का बना होता है। कैसे पता चला उनको लिपिड का बना होता है? उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। ठीक, उन्होंने कुछ लिपिड के मॉलिक्यूल भी छोड़ के देखा, जैसे कुछ लिपिड मॉलिक्यूल या लिपिड लाइक जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं, ये मैं क्या बोला? लिपिड लाइक जितना भी होते हैं, लिपिड सोल्युबल सब्सटेंसेस जो लिपिड में घुल जाते हैं, ऑयल में घुल जाते हैं, लिपिड सोल्युबल सब्सटेंसेस जितना भी थे, उन्होंने पाया कि वो सब के सब इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नीचे आ जा रहे हैं। मतलब लिपिड जैसे मॉलिक्यूल सब इसको क्रॉस कर ले रहे हैं, लेकिन जो वाटर लाइक स्ट्रक्चर हुआ करते थे, जैसे मान लीजिए वाटर है, ये वाटर सोल्यूबल जो थे, ये वाटर समझ लीजिए, ये इसको क्रॉस करके नहीं जा पाते थे, ये बाहर निकल जा रहे थे। यानी कि लिपिड वाले सारे मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे थे, और वाटर सोल्यूबल कोई भी क्रॉस नहीं कर पा रहे थे उनके एक्सपेरिमेंट में। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि लिपिड मॉलिक्यूल इसको क्रॉस करते हैं, तो ये भी खुद भी लिपिड नेचर के बने होंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि कितना लेयर होता है ये नहीं बताया ना,
बस उन्होंने बोला कि सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, बायो मेम्ब्रेन होती है, वो लिपिड से बने होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। ओवरटन प्रपोज्ड ए बायोमेम्ब्रेन मॉडल, नाम दिया ओवरटन बायोमेम्ब्रेन मॉडल, व्हिच स्टेटेड दैट, उन्होंने क्या कहा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बायोमेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ लिपिड। बायोमेम्ब्रेन किसका बना होता है? लिपिड का बना होता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लिपिड का बना होता है। कितना लेयर होता है बिल्कुल नहीं बताया ना, याद रखना इसको। अगला, ही गेव दिस स्टेटमेंट ऑन दिस बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड सोलबल सब्सटेंसेस, क्योंकि उन्होंने लिपिड सोलबल सब्सटेंसेस को, लिपिड जैसे मॉलिक्यूल को इस मेम्ब्रेन में पार होते हुए देखा। ठीक है, अक्रॉस द बायोमेम्ब्रेन, उन्होंने लिपिड जैसे मॉलिक्यूल को क्रॉस होते हुए देखा, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि सेल का मेम्ब्रेन जो बना होता है वो लिपिड का बना होता है, क्योंकि सेम नेचर के हैं तो आराम से क्रॉस कर जाएंगे उसको, उनका मानना था। ठीक है, तो ये था सबसे पहला मॉडल, ओवरटन मॉडल, जो कि 1900 में दिया गया था। ओवरटन नाम के साइंटिस्ट ने दिया। केवल इनका कहना था कि हर सेल की मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, क्योंकि लिपिड के मॉलिक्यूल इसमें क्रॉस होकर जा पाते हैं। लिपिड सोल्यूबल जितने भी होते हैं सब क्रॉस हो जाते हैं। चलिए, सेकेंड मॉडल हमारे पास क्या है? गोर्टर एंड ग्रेंडल मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको लगभग ओवरटन मॉडल के, बायोमेम्ब्रेन मॉडल के लगभग 25 साल बाद 1925 में गोर्टर एंड ग्रेंडल नाम के साइंटिस्ट ने इस मॉडल को प्रपोज किया। इनका क्या कहना था देखिए, तो इनका कहना था कि ये मेम्ब्रेन जो होती है डबल लेयर होती है। इनका कहना था कि केवल लिपिड का बना होता है, ओवरटन का कहना था लिपिड का बना होता है। गोर्टर और ग्रेंडल के स्टडी के आधार पर बोला गया कि ये लिपिड बाई लेयर होता है, डबल लेयर होता है। ठीक है, कैसे एक्सपेरिमेंट करके बताया देखिए। उन्होंने एक आरबीसी लिया, आरबीसी का स्टडी किया था। रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्ब सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, जिसको इरिथ्रोसाइट भी कहते हो आप, उनको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं हम लोग, वो लिया। और उन्होंने इस इरिथ्रोसाइट के बाहर के मेम्ब्रेन, बाहरी सरफेस को नाप लिया, कितना बड़ा एरिया है। ठीक है, नाप लिया। जैसे मान लीजिए इस आरबीसी को बीच से काट दिया, तो आपको डायग्राम ये दिख रहा है। चलिए, ठीक है, ये अब इस कटे हुए वाले आरबीसी को नाप लिया कितना चौड़ा एरिया है, और अपने एक्सपेरिमेंट जब किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखा कि जितना बड़ा एरिया उन्होंने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था, उतना बड़ा एरिया और मिल गया उनको, डबल एरिया मिल गया, पहले की तुलना में डबल मिल गया एरिया। तो उनका कहना था कि मैं जब आरबीसी का इतना एरिया लिया था एक्सपेरिमेंट के लिए, मेरे एक्सपेरिमेंट के बाद जब देख रहा हूं इतना एरिया और मुझे मिल गया, इसका मतलब सीधा सीधा ये था कि ये डबल लेयर था। दोनों लेयर सेपरेट हो गए तो दो लेयर सेम दुगना हो गया। इसका मतलब इनका क्या कहना था कि मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड की बाई लेयर से बनी होती है। लिपिड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ओवरटन नाम के साइंटिस्ट ने बोल दिया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड का बना होता है। इनका क्या कहना था कि जो लिपिड मेम्ब्रेन बना होता है ना, वो डबल लेयर होता है। ये देखिए, ये जो मैं अभी व्हाइट कलर का जो लाइन दे रहा हूं ना, ये व्हाइट कलर के लाइन के बाहर में और अंदर में लिपिड की एक एक लेयर है ये। ठीक है, मैं जूम कर रहा हूं, देखिए, ये देखिए, यहां पर एक लेयर है, नीचे में एक लेयर है। आप ये समझ लीजिए, यहां पर एक लेयर हो गया और एक लेयर नीचे वाले पोर्शन में भी है ये। और अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जितना बड़ा भी आरबीसी का टुकड़ा लिया था, उसके सरफेस एरिया को नाप लिया था, और एक्सपेरिमेंट के बाद जब उन्होंने देखा कि उतना बड़ा एक सरफेस एरिया और मिल गया, कहां से आया वो डबल लेयर था, एक लेयर खुल के निकल गया, दो परत बन गई, दो सीट बन गया, दो चादर जैसे संरचनाएं बन गई, एरिया डबल हो गया। तो उनका कहना था कि लिपिड का तो बना होता है, ठीक है, वो बाई लेयर होता है, डबल लेयर होता है। ठीक है, ये देखिए, ये ठीक है, ये लिपिड डबल लेयर, या इसको क्या बोलते हैं, लिपिड बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर। एक लेयर का लिपिड लेयर ये हो गया,
दूसरा लिपिड लेयर ये हो गया। ठीक है, अभी के लिए ये मान के चलिए कि अभी तक के लिए कि कोई भी साइंटिस्ट ऐसे नहीं है जो वाटर के बारे में कुछ बोल रहे हैं। यहां पर हम बात करेंगे इसके लिए। अभी गोर्टर और ग्रेंडल ने केवल ये बोला कि लिपिड मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली होती है, मतलब लिपिड बाइलेयर होता है। लिपिड की दो परतें पाई जाती है, दोहरी झिल्ली नहीं बोल सकते, लिपिड के दो लेयर पाई जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। 1925 में गोर्टर एंड ग्रेंडल मॉडल proposed that shell membrane are composed of a bimolecular lipid bilayer। बाइमोलिकुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तरफ ये पोलर हेड होता है, ये पोलर हेड और नॉन पोलर टेल है, तो दो अलग अलग प्रकार के नेचर हो गए ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाइमोलिकुलर। इसको पोलर हेड और ये नॉन पोलर टेल। पोलर हेड हाइड्रोफिलिक होता है, बोला मैं, हाइड्रोफिलिक वाटर सॉल्युबल है। और नॉन पोलर टेल हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक, अब देख सकते हैं कि जो दो लेयर बना, दोनों लेयर का पोलर हेड आउटर सरफेस पे है। देखिए बाहरी सरफेस पर, ये वाला लेयर का बाहरी सरफेस पर पोलर हेड हो गया, देखिए। और उसके बाद जो अगला सरफेस है वो निचले सरफेस तरफ, बाहर की तरफ ये पोलर हेड हो गया, देखिए। ठीक है, जबकि ये अंदर जो देख रहे हैं ना, ये नॉन पोलर टेल। तो नॉन पोलर टेल कहां पे होती है? बीच में होती है। और पोलर हेड बाहर तरफ होते हैं, बाहरी सरफेस तरफ ये पोलर हेड, इस साइड में बाहर सरफेस तरफ ये। अगर मैं बोलूं कि इतने की अगर मैं बात करूं, इतने की अगर बात करूं, तो बाहर बाहर में पोलर हेड है और बीच में नॉन पोलर टेल, यहां पर नॉन पोलर टेल है। ठीक, चलिए भाई देख लेते कमेंट। वेयर हाइड्रोफोबिक टेल पॉइंट इनवर्ड, अंदर की तरफ होते हैं हाइड्रो, जो फोबिक टेल होती है अंदर की तरफ होती है यहां पर। एंड हाइड्रोफिलिक हेड फेस आउटवर्ड, हाइड्रोफोबिक हेड जो होता है ये भी बाहर, इधर बाहर और इधर बाहर, दोनों तरफ बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक जो हेड सरफेस होता है वो होता है, और अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक टेल होता है। अगला, बाय मेजरिंग surface area of red blood cell extracts, they determine the membrane lipid area was twice यानी कि डबल द सेल सरफेस एरिया। कि गॉटर और ग्रेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था, आरबीसी के जितने टुकड़े को लिया था सेल मेम्ब्रेन के, उसको नाप लिया था मेम्ब्रेन के एक्सपेरिमेंट के बाद जब देखा कि उतना बड़ा एरिया फिर बन गया उसी एक्सपेरिमेंट में, तो कहां से आया? वो डबल था, वो सेपरेट हो गया बस। ठीक है, आइडेंटिफाइंग द फंडामेंटल बाइलेयर स्ट्रक्चर। तो गोटर और ग्रेंडल का कहना है कि फंडामेंटल बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लिपिड की बाइलेयर पाई जाती है, दो लेयर पाई जाती है। ये हो गया। चलिए भाई इसको सेव कर लेते हैं। एक बार ऐसे ही देख लीजिए। सबसे पहला ओबर्टन ने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड का बना होता है। गोटर ग्रंडल ने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड का तो बना होता है, ठीक है, ये लिपिड की बाइलेयर से बना होता है, जिसमें हाइड्रोफोबिक जो पोलर हेड होता, हाइड्रोफिलिक जो पोलर हेड होता है वो बाहर की तरफ होता है, मेम्ब्रेन के बाहर बाहर की तरफ होता है, और अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक टेल होता है या नॉन पोलर टेल होता है। ठीक है, ये कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अगला हमारे पास तीसरा मॉडल क्या है जी? तीसरा मॉडल डैनिली एंड डेवसन मॉडल, या सरफेस टेंशन मॉडल, या सैंडविच मॉडल, या पॉसी मॉलिकुलर मॉडल, या प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल। ठीक,
चलिए भाई देख लेते हैं। देखिए, द सरफेस टेंशन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच proposed that protein layer coated a lipid bilayer to reduce high surface tension was formulated by Jim Danelli and Hugh Davison in 1935। इसके पहले के मॉडल का नाम था गोटर गेंडल, 1925 में आया था। 10 साल बाद 1935 में डैनिली और डेवसन नाम के साइंटिस्ट ने मॉडल प्रस्तुत किया। अब तक क्या पता था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड का बना होता है, लिपिड की 2 लेयर पाई जाती हैं, एक लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया। अब जो डैनली और डेवसन ने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी सरफेस तरफ और अंदर की सरफेस तरफ, इन्हें दोनों सरफेस तरफ प्रोटीन की कोट पाई जाती है, प्रोटीन की एक लेयर पाई जाती है। ठीक, और प्रोटीन लेयर जो होता है बहुत बड़ा रोल है उसका। क्या करता है, ध्यान से देखिएगा। अभी ये प्रोटीन है ना, क्या करता है देखिए, एक एग्जांपल समझा रहा हूं मैं। जैसे ये वाटर, ये डायग्राम देखिए, ये वाटर है। वाटर का एक मॉलिक्यूल थोड़ी है, यहां पर लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल है वाटर के। ये जब वाटर को एयर के संपर्क में लाते हो ना, हवा के संपर्क में लाते हो, तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाते हैं और अपने सरफेस एरिया को कम करते हैं और वो सिमट जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, अपने आप को एक बूंद के रूप में बना लेते हैं। ठीक, इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल आपस में वो मिलना चाहते हैं, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल आपस में चिपकना चाहते हैं, क्योंकि चारों तरफ एयर है, वो एयर में घुलना पसंद नहीं करते, इसलिए वो आपस में मिलना पसंद करते हैं और सभी के सभी वाटर मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं जी, जुड़ जाते हैं। ठीक, तो मुझे ये बताइए, यहां पर पूरे वाटर मॉलिक्यूल सब जब मिल जाते हैं तो सरफेस एरिया कम हो जाती है ना, क्योंकि अपने आप को सिमटा देना चाहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार का जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं कोहेजन। कोहेजन इंटरेक्शन हो रहा है। कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है, कोहेजन, कोहेजन इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, इंटरेक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल बोलूं या लाइक मॉलिक्यूल, लाइक मतलब सेम मॉलिक्यूल। जैसे वाटर वाटर आपस में क्या इंटरेक्शन कर रहे हैं और हवा से, हवा के संपर्क में ज्यादा आना नहीं चाहते, अपने आप को सिमटा देना चाहते हैं। लेकिन मैं जिस प्रेशर का इस्तेमाल करूंगा और इसके सरफेस को फैलाने का प्रयास कर, ऐसा फैला दूंगा, ऐसे देखिए ये वाटर के बूंद को फैला दिया। ठीक, मैं वाटर को एक्सपेंड कर दिया, फैला दिया, वाटर एक्सपेंड हो गया, फैल गया। तो जो प्रेशर अप्लाई किया, यहां पर जो भी प्रेशर अप्लाई किया, जितना भी ताकत लगाया, उस ताकत से जब इस वाटर के बूंद को मैं फैला दिया, उसी प्रेशर को बोलूंगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। तो वास्तव में सरफेस टेंशन क्या है कि जब सेम मॉलिक्यूल आपस में जितना इकट्ठा होके समेटना, सिमटना चाहते हैं, जितनी ताकत से सिमटे हुए हैं, मैं अगर उतना ताकत लगा दूं तो ये सब फैल जाएंगे। तो मैं इतना ताकत लगाया तो ये फैल गए। तो जितना ताकत लगाया, कितने के बराबर ताकत लगाया, जितने के ताकत के बराबर ये लोग आपस में सिमटे हुए थे, उतना ताकत लगा दूंगा तो खुल जाएगा सब, सारे पानी वाटर के मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे, मतलब फैल जाएंगे। तो आपस में जितनी भी फोर्स के साथ, एनर्जी के साथ, ताकत के साथ, प्रेशर के साथ जुड़े हुए हैं, उतना प्रेशर लगा दूं तो फैल जाएंगे। इसका मतलब मेरे द्वारा लगाया गया प्रेशर और ये सेम मॉलिक्यूल आपस में सिमटे हुए थे, वो प्रेशर बराबर हो गया। तो मेरे द्वारा लगाया गया प्रेशर ही सरफेस टेंशन प्रेशर है। इसका मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल जब अपने आप को समेटना चाहता है, किसी अन्य मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन होने नहीं देना चाहता है,
तो उस प्रेशर को क्या कहते हैं हम लोग? सरफेस टेंशन कहते हैं, क्योंकि वहां पर वाटर मॉलिक्यूल सब के सब आपस में जिस प्रेशर से जुड़े हुए हैं उसी को सरफेस टेंशन कहूंगा। क्यों? क्योंकि उतना प्रेशर दे करके मैं ही उसको फैला रहा हूं। तो मेरे द्वारा दिया गया प्रेशर और ये सेम मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट की थी, वो प्रेशर दोनों बराबर हुआ ना, सेम हुआ। तो मैं ये कह सकता हूं कि वाटर की बूंद को फैलाने में लगा प्रेशर सरफेस टेंशन है ना। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि वाटर के मॉलिक्यूल आपस में जिस प्रेशर से जुड़े हुए हैं वही तो सरफेस टेंशन है, उतना प्रेशर ही तो सरफेस टेंशन है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि कोई भी सेम मॉलिक्यूल, सेम टाइप के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को बांध के जो रखते हैं, एक दूसरे को समेट लेते हैं, संकुचित करके रखते हैं, तो जितना प्रेशर लगता है वही उसका सरफेस टेंशन है। नापने के लिए, जानने के लिए कितना प्रेशर है कैसे जानेंगे? फैलाने में जितना ताकत लगेगा उस प्रेशर को नाप लो, वही प्रेशर ही सरफेस टेंशन के प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, तो लास्ट में एक लाइन ये बोलता हूं मैं कि सेम मॉलिक्यूल जब आपस में जिस इंटरेक्शन, जिस फोर्स के साथ अपने आप को समेटते हैं, जुड़े रहते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, कोहेजन इंटरेक्शन करते हैं, वो प्रेशर ही क्या कहलाती है? सरफेस टेंशन कहलाती है। इसलिए जब बादल से पानी गिरती है, पानी कभी फैल करके नहीं गिरती है बल्कि बूंद के रूप में गिरती है, क्योंकि पानी अपने चारों तरफ के आसपास की हवाओं से मिक्स नहीं होना चाहती, इसलिए वो अपने आप को सिमटा देती है। तो जिस प्रेशर से अपने आप को सिमटा रही है ना, सिमट रही है, वो उसी को क्या कहते हो आप लोग? सरफेस टेंशन। तो पानी की बूंदें कौन से प्रेशर की वजह से बूंद के रूप में रहती है, ना कि फैली हुई गिरती है? तो सरफेस टेंशन की वजह से पानी बूंद बना लेती है। याद रखना है इसको, बस सेम चीज यहां लागू करना है। जैसे यहां पर देखिए, यहां लिपिड लिपिड सेम मॉलिक्यूल हो जाएंगे ना जी, ये लिपिड लिपिड सेम मॉलिक्यूल, जैसे शुरू में देख लीजिए, ये लिपिड लिपिड सेम मॉलिक्यूल आपस में सिमटा दिए, एक दूसरे को सिमट गए, सरफेस टेंशन हो गया। तो ये टेंशन बहुत ज्यादा ना हो, ये प्रेशर बहुत ज्यादा ना हो, इसीलिए उसके ऊपर में प्रोटीन की लेयर पाई जाती है, क्योंकि लिपिड और प्रोटीन अलग अलग नेचर के हैं। ये लिपिड अलग नेचर का, प्रोटीन अलग नेचर का। तो इनके बीच जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं एडेशन। क्या बोलते हैं उसको? एडेशन। चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, एडेशन क्या होता है? एडेशन इंटरेक्शन, एडेशन इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल या नॉन लाइक, सेम जैसे नहीं दिखने वाले, नॉन लाइक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, ये लिपिड लिपिड यदि आपस में सिमट जाते तो इनके बीच में सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा हो जाता, बहुत ज्यादा सिमट जाते, बहुत संकुचित हो जाते। इसीलिए उनके ऊपर में बाहरी सरफेस पर, दोनों तरह के बाहरी सरफेस पर प्रोटीन की लेयर पाई जाती है। इसका मतलब प्रोटीन की लेयर पाई जाती है, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ सरफेस टेंशन कम होगी, क्योंकि केवल लिपिड मॉलिक्यूल होते तो सरफेस टेंशन ज्यादा होती, प्रोटीन की लेयर आ गई मतलब सरफेस टेंशन थोड़ी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक, तो ये जहां पर प्रोटीन जुड़ा हुआ है ये जोन क्या कहलाएगा? हाइड्रोफिलिक जोन, क्योंकि पोलर हेड लिपिड का जो होता है ना, ये वाटर सोल्यूबल है, तो प्रोटीन ऊपर में जो वाटर सोल्यूबल है ये हाइड्रोफिलिक जोन हो गया। ये भी क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक जोन। लेकिन ये वाला जोन क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिक जोन। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन की लेयर हो गया, ये भी देखो बाहर और अंदर दोनों तरफ, बाहरी सरफेस अंदर की सरफेस पर, ये भी प्रोटीन की लेयर हो गया। और ये क्या हो गया? लिपिड। ठीक, और लिपिड में ये प्रोटीन जो है पोलर हेड से जुड़ा होगा, ये हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। नीचे भी देखिए, ये प्रोटीन लिपिड के पोलर हेड से जुड़ा हुआ है, तो ये भी हाइड्रोफिलिक हो गया इसके जैसा, ऐसा। अब बीच में जो लिपिड का जो ये नॉन पोलर टेल था ना, ये नॉन पोलर टेल ये हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के यदि लिपिड मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्शन करते तो सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा हो जाता, इसलिए
बाहरी सरफेस और अंदर के सरफेस पर प्रोटीन की लेयर पाई जाती है, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। देख लीजिए, द सरफेस टेंशन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच प्रपोज दैट प्रोटीन लेयर कोटेड ए लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन लेयर लिपिड की बाइलेयर को कोट कर रहा है। देखिए ये लिपिड बाइलेयर है, इतना क्या कहलाता है, लिपिड बाइलेयर, ठीक है। टू रिड्यूस हाई सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को थोड़ा सा क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। वाज फॉर्मुलेटेड बाय जिम डैनली एंड हग डेविसन इन 1935, 1935 में ये मॉडल बनाया गया। डैनली और डेविसन ने बाद में ये भी बोला कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, बीच में छिद्र पाई जाती है, बीच में छिद्र पाई जाती है, पोर पाई जाती है, और ये पोर भी प्रोटीन के एक लेयर से घिरा होता है, यहां पर देखिए, ठीक है ना, ये पोर पाई जाती है, ये भी उन्होंने जिक्र किया। डेली डेविसन के मॉडल में ही किसके बारे में जिक्र किया गया, पोर के बारे में जिक्र किया गया। ये पोर इज आल्सो लाइंड बाय या कोटेड बाय, लाइंड बाय प्रोटीन लेयर। तो डैनली और डेविसन का कहना था कि प्रोटीन केवल दोनों सरफेस पर, ऊपरी और निचले सरफेस पर नहीं होता, बल्कि जो पोर होती है वहां भी प्रोटीन की लेयर पाई जाती है, ठीक है। ये प्रोटीन की लेयर है, देख लीजिए आप, ये जो दिख रहा है ना, ये प्रोटीन की लेयर हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहां पर देखिए अलग अलग नाम पड़ा, डेनली डेविसन दोनों साइंटिस्ट थे, तो डेनली डेविसन मॉडल। सरफेस टेंशन के बारे में बात किया तो सरफेस टेंशन मॉडल। सैंडविच मॉडल क्यों बोलते हैं, कि सैंडविच में देखिए ऊपर में ब्रेड होता है, नीचे ब्रेड होता है, बीच में मसाला होता है। सेम ऐसे यहाँ ऊपर प्रोटीन है, नीचे प्रोटीन है, बीच में लिपिड है, बिल्कुल सैंडविच की तरह हुआ ना, इसीलिए इसको क्या बोला गया, सैंडविच मॉडल। यहाँ पर देख लीजिए, जूम कर रहा हूं मैं, बाहर में प्रोटीन, सबसे अंदर में प्रोटीन, बीच में लिपिड, इसलिए क्या बोलूंगा इसको मैं, सैंडविच के जैसा हो गया, तो सैंडविच मॉडल। ये देख लीजिए, अलग कलर से लिख दे रहा हूं, चलिए मैं यहाँ पर, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, दोनों साइड में प्रोटीन है, बीच में लिपिड की बाइलेयर है, बिल्कुल सैंडविच की तरह। सैंडविच में दोनों तरफ ब्रेड होता है और अंदर में मसाला होता है, बस ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये पॉजिटिव मोलिकुलर मॉडल बोला गया, ठीक है। प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल बोला गया, बाहर में प्रोटीन, बीच में लिपिड, फिर प्रोटीन, ठीक है, बाहर में प्रोटीन, फिर लिपिड, फिर प्रोटीन, ठीक। पॉजिटिव मोलिकुलर मॉडल भी नाम दिया गया, अलग अलग साइंटिस्ट अपने अपने हिसाब से उन्होंने अपने अपने कार्य के आधार पर उसके नाम दिए गए। पॉजिटिव मोलिकुलर मतलब यहाँ पर देखिए, प्रोटीन भी एक मॉलिक्यूल हो गया, लिपिड भी एक प्रकार मॉलिक्यूल हो गया, प्रोटीन फिर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इसके नाम पड़े हैं। हाँ, डैनली डेविसन ने इसको खोजा था, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं अब, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को दिया जे डी रॉबर्टसन ने 1959 में। देखिए जस्ट ये कब दिया गया था, 1935 में, डैनली डेविसन मॉडल। अब 1959 में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया, और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में बहुत सिंपल सी बात कही गई कि जितना भी सेल्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी सेल के लिए एक साथ बात किया गया, और उन्होंने बोला कि जो ये लिपिड बाइलेयर है, ये लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर, इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो 35 एंगस्ट्रॉन होगी, जबकि जो प्रोटीन की लेयर है ऊपर में, प्रोटीन की लेयर, ये 20 एंगस्ट्रॉन होगी। अंदर भी जो प्रोटीन की लेयर है, अंदर की सरफेस पर,
ये भी 20 एंगस्ट्रॉन की होगी। कुल मिला के कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितना का होगा? 20 20 40 और 35 75। तो कुल मिला के कोई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल का होगा वो मोटा मोटी 75 एंगस्ट्रॉन का ही होगा। ये सभी जितने भी सेल्स दुनिया में मौजूद हैं उन सब के लिए लागू होगा ये, ऐसा रॉबर्टसन ने बोला। ठीक है, चलिए देखते हैं। द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल डिस्क्राइब्स बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एज अ यूनिवर्सल ट्राइलेमिलर 3 लेयर। ट्राइलेमिलर मतलब 3 लेयर, यहां 3 लेयर है देखिए। तो ये प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, ट्राइलेमिनर। ठीक है, 3 लेयर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ ए सेंट्रल 35 एंगस्ट्रॉन फॉस्फोलिपिड। सेंटर में जो दिख रहा है वो 35 एंगस्ट्रॉन फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। सैंडविच्ड बिटवीन, दबा हुआ है किसके बीच में? टू, 2 लेयर 20 एंगस्ट्रॉन आउटर प्रोटीन लेयर। भाई अगर ये बीच में है तो एक आउटर ये हो गया, दूसरा आउटर ये हो गया। लिपिड लेयर यदि 35 एंगस्ट्रॉन का है तो सैंडविच की तरह दबा हुआ है 2 प्रोटीन के लेयर से, और प्रोटीन का लेयर होगा 20 एंगस्ट्रॉन 20 एंगस्ट्रॉन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आउटर प्रोटीन लेयर हो गया, टोटलिंग 75 एंगस्ट्रॉन इन थिकनेस। कुल मिला के 75 एंगस्ट्रॉन की मोटाई होगी। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ने प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की मोटाई को बता दिया और टोटल मोटाई को बता दिया। ठीक, सैंडविच मॉडल तो पहले से बोल दिया गया था डेली डेविसन के द्वारा। अब उस सैंडविच की मोटाई बता दिया किसने? रॉबर्टसन ने। इट सजेस्ट ऑल सेल मेम्ब्रेन शेयर दिस कंसिस्टेंट स्टैटिक लिपिड प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन। और उन्होंने ये सजेस्ट भी किया, यह सलाह भी दिया कि दुनिया में जितना भी सेल्स मौजूद हैं सभी सेल्स में जो प्रोटीन लिपिड प्रोटीन का जो मोटाई है वो यही 75 एंगस्ट्रॉन होगा, जिसमें बीच में जो लिपिड बाइलेयर होती है उसकी 35 एंगस्ट्रॉन होगा और दोनों प्रोटीन लेयर 20-20 एंगस्ट्रॉन के होंगे। ठीक है, यह था हमारा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। चलिए इसके ऊपर सेव कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये अब तक का सबसे आखिरी मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, और पूरे दुनिया ने इस मॉडल को माना और यही चल रहा है भी। इसको याद रखना आप लोग, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम यहां से पूछे जाएंगे। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। इसको याद रखना, 1972 में सिंगर और निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट ने इस मॉडल को प्रपोज किया। डिस्क्राइब्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ डायनामिक। डायनामिक मतलब होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है बोला उन्होंने? डायनामिक। याद रखना है इसको, ये सब लिखना है आपको। डायनामिक, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब कि कोई भी चीज यहाँ पर स्थिर नहीं है, सब इधर उधर गतिमान हो सकते हैं, है ना? ये फैल सकता है, सिकुड़ सकता है, सब हो सकता है, तो फ्लेक्सिबल। बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक, यहां पर जो फॉस्फोलिपिड हैं ये देखिए, जूम कर रहा देखिए, ये जो फॉस्फोलिपिड दिख रहे हैं ना, ये पोलर हेड, नॉन पोलर टेल, दो दो टेल दिख रहे हैं, ये फॉस्फोलिपिड फ्लूइड की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? फ्लूइड। ये लिपिड है, फॉस्फोलिपिड। किसकी तरह काम करते हैं? ये फ्लूइड की तरह होते हैं। और इसमें जितना भी, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, या चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, ये सब चीजें यहां पर देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक, ये प्रोटीन, कोई सा भी प्रोटीन ले लीजिए आप, प्रोटीन,
और ये कोलेस्ट्रॉल। ये सब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ये सब वहां के लिए मोजाइक हैं। मोजाइक यानी कि मोजाइक यानी कि ये होता है कि वो रैंडम व्यवस्थित है, इनका कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं है। देखो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे, एक तो यहाँ पे है, कोई निश्चित क्रम नहीं है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है उनका कोई क्रम नहीं है, जो प्रोटीन अरेंज है उनका कोई क्रम नहीं है, सब इधर उधर तीतर भीतर पड़े हुए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। उसको बोलते हैं मोजेक। मोजेक मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, रैंडम, सब रैंडम तरीके से पड़े हुए हैं। किसमें पड़े हुए हैं? लिपिड में धंसे हुए हैं सब। ये पूरे लिपिड है, डायग्राम दिखा रहा हूं, देखिए ये पूरा पीला कलर का जो दिख रहा है ना, ये पूरा सब लिपिड है, ये पीला कलर का सब। और वहां पर बीच में कभी कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है, देखिए ये बेंजीन रिंग जैसा दिख रहा है ना कार्बोहाइड्रेट। ये प्रोटीन बीच में कहीं कहीं धसे हुए हैं, देखिए ये कोलेस्ट्रॉल बीच बीच में कहीं पर देखो पाया जा रहा है, ये ग्रीन कलर वाला ये। तो यहां पर ये जो आप देख पा रहे हो पीले कलर का पूरा पूरा लिपिड, ये फ्लूइड की तरह, ये दलदल की तरह है, ये दलदल की तरह है। जैसे दलदल में किस प्रकार से पैर धंस जाते हैं, धीरे धीरे चीजें घुसती जाती हैं, वैसे दलदल है, फ्लूइडिक नेचर का है। फ्लूइडिक यानी कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, और उसमें धंसे हुए हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल, सब रैंडम तरीके से धंसे हुए हैं। तो जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल ये मोजेक पैटर्न में है। मोजेक पैटर्न में मतलब सब रैंडम धसे हुए हैं, इसीलिए उसको बोला गया फ्लूइड मोजेक मॉडल। फ्लूइड यानी कि लिपिड, यहां लिपिड फ्लूइड की तरह काम कर रहा है। लिपिड में जो कि फ्लूइड की तरह है, मोजेक पैटर्न में यहां पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल धसे हुए हैं, इसलिए इस मॉडल को बोला गया फ्लूइड मोजेक मॉडल। ठीक है, यहां पर फ्लूइड कौन है? लिपिड, फास्फोलिपिड। और मोजेक में बताएं जल्दी? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल। इनका कोई क्रम नहीं है, सब रैंडमली धसे हुए हैं इधर उधर। तो देख लेते हैं कमेंट। तो फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल है, फ्लूडिटी है जिसमें मूवमेंट हो रही है। बाई लेयर ऑफ लिपिड जो कि फ्लूइड है, विद एम्बेडेड, एम्बेडेड धंसा हुआ है, शिफ्टिंग, इधर उधर जो मूव कर रहा है। प्रोटीन भी इधर उधर गति कर सकता है भाई, दलदल में चल सकते हैं ना, दलदल में चीजें मूव कर सकती हैं। शिफ्टिंग प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों के तीनों क्या है? मोजाइक है। मैं इसको अलग कलर से कर दे रहा हूं। प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट मोजाइक पैटर्न में धसे हुए हैं। ठीक, मतलब सीधा सीधा ये कह सकते हैं आप कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड है वो दलदल की तरह है, बाकी प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट वहां पर तैर रहे हैं इधर उधर। ठीक है, दीज structure act as a selective permeable barrier controlling cellular transport and signaling। ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, स्पेसिफिक चीजों को अंदर आने देते हैं, स्पेसिफिक चीजों को बाहर जाने देते हैं। कोई भी मटेरियल आना जाना नहीं कर सकता, निश्चित मटेरियल ही जिसकी जरूरत है वो अंदर आएगा, जिसकी जरूरत है बाहर जाना वो बाहर जाएगा, बाकी सब कोई बाहर और अंदर नहीं हो सकते। ठीक है ना? एंड कंट्रोलिंग सेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड सिग्नलिंग, और सेल में सेल सिग्नलिंग चलता है, बहुत बड़ा एक क्या बोलना चाहिए टॉपिक है सेल सिग्नलिंग का। सेल सिग्नलिंग के लिए ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके देखते हैं। ये की कंपोनेंट एंड फंक्शन, ये फ्लूइड मोजेक मॉडल ही चल रहा है, याद रखना। फ्लूइड मोजेक मॉडल में की कंपोनेंट एंड फंक्शन क्या क्या है? पहले सबसे पहले बात करते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर की। फास्फोलिपिड बाइलेयर देखिए ध्यान से, ये लिपिड की दो लेयर होंगी। पहला लेयर तो ये है,
ये पहला लेयर, दूसरा लेयर ये है, जूम कर रहा हूं, देखिए ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर। चलिए ठीक है, बाई लेयर हो गया। इस बाई लेयर में ये यहां पर फास्फेट ग्रुप पाई जाती है, इसलिए ये पोलर हेड हो गया। इधर देखिए फास्फेट ग्रुप है, इसलिए पोलर हेड हो गया। पोलर है मतलब, पोलर है मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक वाटर सोल्यूबल हो जाएगा। पोलर है मतलब, एक मिनट कलर ले लेता मैं, ये पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक, पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक। ठीक, ये हाइड्रोफिलिक हो गया। लेकिन इतना एरिया देखिए नॉन पोलर है, और नॉन पोलर मतलब हाइड्रोफोबिक है, वाटर सोल्यूबल नहीं है ये। ठीक है, और इतने को क्या बोलते हो, फास्फोलिपिड का बाइलेयर। दो लेयर है यहां पर। ठीक, देख लेते कमेंट में। forms the main structure with hydrophilic head facing outward and hydrophobic tail inward। इसमें लिपिड की बाइलेयर से तो बना होता है, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक पोलर हेड होता है दोनों आउटसाइड पर होता है, और अंदर में बीचों बीच नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक टेल पाया जाता है। ये फास्फोलिपिड की कहानी हो गई। अगला देख लेते हैं, प्रोटीन की कहानी देख लेते हैं। प्रोटीन देखिए भाई दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो मेम्ब्रेन को क्रॉस किए होंगे, जो क्रॉस किए होते हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक, ये देखिए इंटीग्रल प्रोटीन। और जो क्रॉस नहीं किए होते हैं, सरफेस में थोड़ा सा धंसे होते हैं, वो कहलाते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक, इंटीग्रल प्रोटीन बोलो या इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं इसको हम, इंट्रिंसिक प्रोटीन, दोनों नाम सेम है। और पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक, बाहर में जो है मेम्ब्रेन के बाहर तरफ जो है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन क्या काम करते हैं, या तो चैनल बनाते हैं या तो ट्रांसपोर्टर, कैरियर। ठीक है ना, हम पढ़ेंगे आगे, देख लीजिए। इंटीग्रल यानी कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एक्ट एज ए चैनल या ट्रांसपोर्टर, जो अंदर धंसा हुआ है वो मटेरियल को आना जाना करने में मदद करेगा ना, चैनल या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कहलाएगा ये। देखिए ये मेम्ब्रेन में पूरा धंसा हुआ है, तो बाहर से चीजों को अंदर लाना या अंदर से बाहर ले जाना, ये तो करेगा उस काम को। जैसे मान लीजिए मैं बोला कि वाटर मॉलिक्यूल को अंदर लाना है, तो वाटर मॉलिक्यूल को अंदर लाना है, ये वाटर है, देखिए वाटर अंदर आ गया। ठीक है, तो ये चैनल या ट्रांसपोर्टर कर पाएगा, तो प्रोटीन बनाएंगे उस चैनल को। वाइल पेरिफेरल प्रोटीन असिस्ट इन सिग्नलिंग, जबकि पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं, जैसे ये देखिए ये पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, ऊपर में कोई और है मान लीजिए ये पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, ये मान लीजिए पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, तो जो बाहर तरफ रहते हैं वो सिग्नलिंग में मदद करते हैं। सेल सिग्नलिंग में बहुत बड़ा रोल होता है पेरिफेरल प्रोटीन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कोलेस्ट्रॉल इंटर स्पेर्स्ड within the bilayer to maintain membrane fluidity, preventing it from becoming too rigid in cold, इसको याद रखना, too rigid in cold temperature और too fluid in high temperature। आप खुद सोचिए, पहले कहानी को समझिए कि यदि किसी चीज को आप फ्रीजर में डाल देते हो, बहुत ज्यादा ठंड में रख देते हो, फ्रिज के अंदर जो फ्रीजर होता है ऊपर में जहां बर्फ जमता है वहां रख देते हो, तो कोई भी, जैसे मान लीजिए आपने बैंगन भाटा या कोई आ, फल या कोई सब्जी रख दिया, वो सुबह तक पूरा हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक, तो यदि कोल्ड टेम्परेचर में कोई चीज को रखते हो तो रिजिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है वो।
कोल्ड टेम्परेचर पर रखते हो तो हार्ड हो जाता है। तो सोचिए, जो व्यक्ति या जो ऑर्गेनिज्म बहुत ठंड वाले एरिया में सर्वाइव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, जीवित हैं, तो वो क्यों हार्ड नहीं हो गए, पत्थर जैसे क्यों नहीं जम गए वो लोग? क्योंकि वहां पर जो हार्ड हुआ है ना, उनकी कोशिकाओं की कोशिका मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है ना, उनका मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर का हो जाता है, इसलिए ठंड में भी वो जमता नहीं है। याद रखना, कोलेस्ट्रॉल का काम होता है मेम्ब्रेन को रिजिड बनाना, हार्ड बनाना। यदि ठंड देशों में, ठंडे वाले एरिया में कोई ऑर्गेनिज्म है, तो उसका सेल या उसकी कोशिकाएं कठोर क्यों नहीं हो रही हैं? क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उनकी कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल कम पाई जाती है, इसलिए वो कठोर नहीं होते, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक। दूसरा चीज, टू फ्लूइड इन हाई टेम्परेचर। कमेंट पूरा पढ़िएगा। प्रिवेंट बोला है ना, रोकता है बोल रहा है, प्रिवेंटिंग, कि हाई टेम्परेचर में किसी कोशिका मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली को, सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइड या पिघलने से रोकता है। कैसे रोकेगा? कोई ऑर्गेनिज्म, कोई व्यक्ति बहुत गर्म वाले देश में रहता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर रहता है, तो उसके कोशिका की मेम्ब्रेन तो गल जाना चाहिए, लेकिन नहीं गलता। क्यों? क्योंकि वहां कोलेस्ट्रॉल ज्यादा पाई जाती है, तो वो हार्ड हो जाता है, गलने से बचा देता है। यहां पर देखिए, अभी कोलेस्ट्रॉल कम था ना, यहां पर ध्यान से, चलो एक बार मैं सेव कर लेता हूं इसको ना, फिर हमारा डर खत्म हो जाएगा मिटने का। देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर ये कह रहा हूं कि ये एक सेल मेम्ब्रेन है किसी एनिमल का। मैं बोला ये कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल बहुत कम कोलेस्ट्रॉल है। कम कोलेस्ट्रॉल है मतलब ये गर्म वाले एरिया में इसका मेम्ब्रेन पिघल जाएगा। ठीक। लेकिन यदि मैं इसमें और कोलेस्ट्रॉल ले आऊं, तो अब गर्म वाले एरिया में पिघलेगा नहीं, पिघलने से बच जाएगा, क्योंकि हार्ड हो जाएगा ये, मतलब मेंटेन हो जाएगा उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पिघलने से बच जाएगा। ठीक। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? ज्यादा गर्मी में किसी भी सेल मेम्ब्रेन को पिघलने से बचाता है। दूसरा चीज, अगर मैं ठंड की बात करूं, तो अगर मैं आपको ये बोलूं, चलो, कि किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ढेर सारे कोलेस्ट्रॉल पाए जा रहे हैं, सब कोलेस्ट्रॉल मान लीजिए, और ये ऑर्गेनिज्म ठंड वाले एरिया में रहने जा रहा है। अब जब ठंड वाले एरिया में जाएगा, तो ऑलरेडी देखिए इसके पास इतना कोलेस्ट्रॉल है कि इसका तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा हार्ड हो जाएगा, बर्फ जैसे जम जाएगा। एक तो ठंड में जा रहा था और जम जाएगा। तो उस समय कैसे होता है, इनके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। जब कोलेस्ट्रॉल यहां से हटने लगेंगे, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाएगी, अब यह ऑर्गेनिज्म ठंड वाले एरिया में बर्फ बन के नहीं जम जाएगा, इसका सेल मेम्ब्रेन मेंटेन हो जाएगा। तो वहां पर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाएगी, तो सेल मेम्ब्रेन फिर नॉर्मल फ्लूइडिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, गर्मी और ठंडी दोनों के सिचुएशन के अनुसार ये अपनी संख्या को कम ज्यादा करता है, जिससे कोशिकाएं नॉर्मल फ्लेक्सिबल रहती हैं, उसकी मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल रहती है। तो गर्म वाले एरिया में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, अगर ऐसा नहीं बढ़ता तो सेल मेम्ब्रेन पिघल जाता, संख्या बढ़ जाती है कोलेस्ट्रॉल की, तो सेल मेम्ब्रेन बच जाता है। ठंड वाले एरिया में अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यों का त्यों बना रहे, तो जल्दी बर्फ बन जाएगा, इसलिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है, तो बर्फ नहीं बन पाता, फिर फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो ये कहने तक इसके साथ, कोलेस्ट्रॉल के साथ। अगला देखिए, कार्बोहाइड्रेट लोकेटेड ऑन द आउटर सरफेस, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड टू असिस्ट इन द सेल रिकॉग्निशन एंड एडिशन। देखिए भाई, याद रखना, सेल का जो बाहरी सरफेस होता है, ये बाहरी वाला सरफेस है, सेल के बाहर सरफेस में ही कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, अंदर वाले सरफेस में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता, कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब ग्लाइकोसिलेशन होता है ना, ग्लाइकोसिलेशन की प्रोसेस जो होती है, वो गाल्जी बॉडी के अंदर होती है। ठीक, गाल्जी बॉडी के अंदर होती है, इसलिए जब बाहर निकलता है तो उसका मेम्ब्रेन उलट जाता है, पलट जाता है। जब पलट जाता है तो अंदर के हिस्से बाहर निकल जाते हैं। कैसे होता है हम आगे पढ़ेंगे उसको, चिंता मत करिए। ठीक है, बस ये समझ लीजिए,
कार्बोहाइड्रेट केवल मेम्ब्रेन की सरफेस पर ही पाई जाती है। ठीक, और कार्बोहाइड्रेट यदि किसी प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे यहां पर देखिए ये कार्बोहाइड्रेट था, इतना बड़ा सा ये प्रोटीन था, तो इस प्रोटीन को मैं क्या बोलूंगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वह प्रोटीन जिसमें कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ठीक, लेकिन ये देखिए लिपिड पीला कलर का पोलर हेड दिख रहा है, यदि इस लिपिड में यदि कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है तो इस लिपिड को क्या बोलूंगा, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको यानी कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड यानी कि लिपिड, तो ग्लाइकोलिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट अलग से नहीं मिलेगा, वो या तो प्रोटीन में जुड़ा होगा या तो लिपिड में जुड़ा होगा। प्रोटीन में जुड़ा होगा तो उस प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे, लिपिड में जुड़ा है तो उसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ठीक है, सेल सिग्नलिंग करने के लिए देखिए इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्रोटीन, जैसे अल्फा हेलिक्स प्रोटीन कैसे राउंड बन के घूम करके आए, देखिए तो ये हो सकता है सिग्नलिंग में भाग ले, हो सकता है ट्रांसपोर्टर की तरह काम करे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, आगे तो ढेर सारी कंडीशन हो सकती है। तो ये था कहानी हमारा कंपोनेंट का, बेसिक कंपोनेंट जो थे। अब एक चीज देखिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पोर, कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पोर होती है ना, वो 7 से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम की चौड़ी होती है। ये पोर साइज कितना होगा, ये पोर मेम्ब्रेन पोर 7 से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉम का होगा। अगर नैनोमीटर में बात करूं, 0.7 से 1 नैनोमीटर चौड़ाई का साइज का होगा ये। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर हाईली सेलेक्टिव, टिपिकली फीचरिंग फंक्शनल पोर या चैनल ऑफ रफली 7 to 10 एंगस्ट्रॉन या 0.7 to 1 नैनोमीटर। कहने का मतलब ये जो पोर साइज होता है लगभग लगभग सभी, क्या बोलना चाहिए, जो सेल होती है इनमें जो पोर पाई जाती है यही 7 से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉन या 0.7 से 1 नैनोमीटर की होती है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब। और ये सेलेक्टिव नेचर का होगा, मतलब हर चीज को अंदर आने जाने नहीं देगा भाई, स्पेसिफिक चीजों को ही ट्रांसपोर्ट होने देगा। जो चैनल होगा या पोर होगा ना, जो पोर होगा जिसको चैनल बोलते हो आप लोग, ये देखिए ये जो पोर या चैनल है, ये स्पेसिफिक चीजों को ही आने जाने देगा, मतलब हर किसी को आने जाने नहीं देगा। और स्पेसिफिक चीजें क्या क्या होंगी, डिस्क्राइब हाउ हाइड्रोफिलिक या चार्ज या लार्ज मॉलिक्यूल पास थ्रू द हाइड्रोफोबिक लिपिड बाइलेयर वाया ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन चैनल पोर्स। ठीक, ये फ्लूइड मोजेक मॉडल, ये उसके ही पार्ट चल रहा है। फ्लूइड मोजेक मॉडल ये बहुत अच्छे तरीके से हमको डिस्क्राइब करता है कि किस प्रकार से एक, ध्यान से देखिए इधर, किस प्रकार से एक पोलर मॉलिक्यूल इसको पार करते हुए अंदर आता है, या कोई चार्ज मॉलिक्यूल जिसमें कोई चार्ज लगा हुआ हो वो मॉलिक्यूल इसको पार करते हुए अंदर आता है, या कोई लार्ज बड़ा सा मॉलिक्यूल किस प्रकार से इसको पार करते हुए अंदर आता है। क्योंकि ये मेम्ब्रेन पूरा लिपिड का बना हुआ है जो कि हाइड्रोफोबिक है, और जिन मॉलिक्यूल के को क्रॉस करा रहा हूं वो सब हाइड्रोफिलिक है। तो वो कैसे करके क्रॉस करके आ रहे हैं, इसका भी डिस्कस, इसका भी जो एक्सप्लेनेशन है वो फ्लूइड मोजेक मॉडल बहुत बेहतर तरीके से करता है। उनका कहना है कि ये वास्तव में लिपिड को क्रॉस करके नहीं आते, प्रोटीन की लेयर लगी होती है उसको क्रॉस करके आते हैं। ये प्रोटीन है ना जी, इंटीग्रल प्रोटीन, ये तो इंटीग्रल प्रोटीन है, देखो ये प्रोटीन को क्रॉस करके आते हैं। हम क्या सोच रहे थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा रहा है, इसका मतलब ये जो हाइड्रोफोबिक नेचर का है, हाइड्रोफोबिक यानी कि जो
पानी में नहीं घुलता हो, है ना। हाइड्रोफोबिक नेचर का जो लिपिड है उसको कैसे ये पोलर मॉलिक्यूल, थोड़ा सा बस, ये पोलर मॉलिक्यूल, ये चार्ज मॉलिक्यूल, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज मॉलिक्यूल, या कोई बहुत बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल कैसे क्रॉस करके आते हैं। तो ये हाईली सेलेक्टिव होता है, स्पेसिफिक चीजों को अंदर आने दिया जाता है, और अंदर लाने के लिए प्रोटीन की लाइन पाई जाती है, लेयर पाई जाती है, प्रोटीन का छिद्र होता है, उसी के द्वारा आता है, डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं आता है। और ये पूरा डिस्कस किया है कौन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। These structures are key component of the lipid, the fluid mosaic model, enabling selective permeability for iron and water. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये भी एक्सप्लेन करता है कि आयंस किस प्रकार से अंदर आते हैं, वाटर किस प्रकार से अंदर आते हैं। ठीक, आयंस भी कैसे अंदर आते हैं, आयंस, यहां आयंस भी कर दूं मैं, आयंस और वाटर ये सब कैसे अंदर आते हैं, इन सब को बहुत अच्छे से कौन एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है बोलने पर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इनको भी अंदर आने दिया जाता है। ठीक है, ये आयंस और वाटर। ठीक, पोर कैन बी स्टेबल प्रोटीन, ये जो पोर बना है हो सकता है एक बार बन गया तो हमेशा के लिए ऐसा रहे। लाइंड चैनल, स्टेबल प्रोटीन लाइंड चैनल, मतलब ये चैनल जो है, जो प्रोटीन का एक लेयर बना हुआ है अंदर, वो हमेशा के लिए ज्यों का त्यों रहे। या ट्रांजिएंट, या कुछ समय के लिए रहे फिर तुरंत बदल जाए दूसरा फॉर्म में, ये भी हो सकता है। या टेम्परेरी ओपनिंग इन द लिपिड बैरियर, या केवल कुछ समय के लिए ओपन होता है उसके बाद ओपन ही नहीं होता है। तो तीन चीजें हैं, ये जो प्रोटीन लाइंड चैनल बना हुआ है, छिद्र बना है, हो सकता है छिद्र परमानेंट हो, या हो सकता है ट्रांजिएंट हो, जब जरूरत पड़ता है तब खुलता है बाकी समय बंद रहता है, या हो सकता है कि केवल एक बार खुला फिर कभी खुला ही नहीं हो, टेम्परेरी हो। समझ रहे हो ना, तो कुछ भी प्रकार का ये चैनल हो सकता है। नोट देख लीजिए भाई, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का आखिरी नोट क्या बोलता है कि द मेम्ब्रेन इज डायनामिक, मतलब मेम्ब्रेन चेंज हो सकता है, मीनिंग लिपिड एंड प्रोटीन कैन मूव लेटरली एनेबलिंग फंक्शन लाइक रिपेयरिंग, डिवाइडिंग एंड सेल फ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का फाइनली ये कहना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें जो लिपिड और प्रोटीन होते हैं वो लेटरली मूव करते रहते हैं। लेटरली मूव मतलब ये देखिए, ये यहाँ का लिपिड यहाँ जा सकता है, यहाँ का लिपिड यहाँ आ सकता है, कोई भी लिपिड कहीं भी जा सकता है, सब मूव कर रहे हैं ना, दलदल जैसा है बोल रहा हूँ ना, ये सब दलदल जैसा सब मूव कर रहे हैं आपस में इधर उधर अपने लेटरल साइड पर। समझ रहे हो ना। और जब लिपिड मूव कर रहे हैं तो प्रोटीन तो तैर रहे हैं उसमें, वो भी तो मूव करेंगे, तो प्रोटीन भी इधर उधर मूव कर रहे हैं, सब तरफ तैर रहे हैं, वो कोई फिक्स नहीं है किसी का जगह। क्यों होते हैं ऐसे, ऐसा होने पर क्या होता है कि यदि किसी पार्ट में किसी भी प्रकार का चोट लग जाता है, क्षति पहुंच जाती है, वहां का लिपिड टूट जाता है, तो अगला लिपिड उसको आके भर लेता है, तो रिपेयर करने में काम आता है। दूसरा, एक सेल के मेम्ब्रेन को दूसरे सेल के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होना है, या एक सेल है, सेल के अंदर गाल्जी बॉडी होता है, गाल्जी बॉडी से वेसिकल निकलते हैं, वेसिकल को यहाँ पर फ्यूज होना है, तो फ्यूज होने में भी ये फ्लूइडिटी बहुत काम आती है। दो मेम्ब्रेन जब फ्यूज होती हैं तो फ्यूजन के समय भी इनकी ये लेटरल मूवमेंट बहुत काम आती है। ठीक है, अगला देखिए, डिवाइडिंग, सेल डिवीजन के समय भी ये मेम्ब्रेन का, लिपिड का, प्रोटीन का जो मूवमेंट होता है, लेटरल मूवमेंट बहुत काम आती है, क्योंकि सेल डिवीजन में सेल डिवाइड होकर दो सेल बना लेती हैं, फिर भी दो एकदम कंप्लीट सेल बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन फिर जुड़ गई वहां पर टूट के। ऐसा कब संभव हुआ, जब प्रोटीन और लिपिड में मूवमेंट संभव हो, तभी वो मेम्ब्रेन टूटेंगे भी और जुड़ेंगे भी। ठीक है, तो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड और प्रोटीन लेटरली चारों तरफ मूवमेंट करती हैं अपने, और वो किस काम में मदद करती हैं, सेल में क्षतिग्रस्त सेल को रिपेयरिंग करने में, या सेल डिवीजन के समय, या फिर सेल के फ्यूजन के समय, इस सब समय पर ये काम आती है। ठीक है, चलिए इतना को एक बार सेव कर लेते हैं हम लोग।
अब देखिए उसी फ्लूइड मोजेक मॉडल का ही चल रहा है, फ्लूइडिटी एंड रिजिडिटी नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि फ्लूइडिटी मतलब मेम्ब्रेन कब ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, फ्लूइडिटी होगा, और मेम्ब्रेन कब ज्यादा हार्ड हो जाएगा, रिजिडिटी हो जाएगा। ठीक, तो ये चीजें मुख्य 3 बिंदुओं पर डिपेंड करती है, 3 पॉइंट पर डिपेंड करती है। देखिए, डिपेंड ऑन 3 बेसिक कंपोनेंट। पहला है नेचर ऑफ द फैटी एसिड, दूसरा है लेंथ ऑफ द फैटी एसिड, तीसरा है नंबर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। 3 चीजें हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कब ज्यादा नरम होंगी और कब ज्यादा कठोर होंगी। वो पहला नेचर ऑफ फैटी एसिड, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने वाला जो फैटी एसिड है, ये वाला देखिए, ये फैटी एसिड, ये तो पोलर हेड हो गए, ये जो दिख रहा है 2 फैटी एसिड, ये फैटी एसिड किस नेचर का है, क्या वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा लेंथ ऑफ फैटी एसिड, उस फैटी एसिड की लंबाई, क्या लॉन्ग चेन है वो या शॉर्ट चेन है, छोटी चेन की लंबी चेन है। और तीसरा नंबर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कितना कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा नंबर में, मोर नंबर में है या लेस नंबर में। ये तीनों चीजें डिपेंड करेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज्यादा नरम होंगी कि ज्यादा कठोर होंगी। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। फ्लूइडिटी एंड रिजिडिटी नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे पहला हमारे पास क्या है, देखिए, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हो, उसमें जो फैटी एसिड होता है वहां पर सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। ये देखिए फैटी एसिड है भाई, ये एक फास्फोलिपिड के 2 फैटी एसिड होते हैं, ये एक फैटी एसिड हो गया, दूसरा ये फैटी एसिड हो गया, 2 फैटी एसिड हो गए। अब फैटी एसिड जो है लंबी कार्बन की बनी होती है, एक तरफ इधर COOH, मतलब इस साइड में, एक साइड में COOH होता है और इस साइड में CH3 होता है। देखिए CH3 होता है, सेम ऐसे इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ठीक है, उसको अलग अलग करके लिख दिया जरूर है, लेकिन ऐसा है। अब बात करते हैं सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है। यदि किसी भी फैटी एसिड में कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड बन जाती है या ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है तो वो अनसैचुरेटेड होता है। यदि, क्योंकि कार्बन की सहसंयोजी क्षमता जो होती है, बॉन्डिंग करने की कैपेसिटी होती है, 4 बॉन्ड बना सकता है। जैसे एक कार्बन को देखिए 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 अलग अलग एटम से बॉन्ड बनाने की ताकत रखता है। जैसे ये कार्बन, बीच वाला कार्बन, इससे बॉन्ड बना लिया, इससे बॉन्ड बना लिया, इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, तो एक कार्बन 4 अलग अलग एटम से बॉन्ड बनाया, तो ये सैचुरेटेड हो गया। ठीक, तो यदि सभी कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ये सैचुरेटेड है, जितना बॉन्ड बनाना चाहिए उतना बॉन्ड बना लिया। तो मैक्सिमम यहां पर इस फैटी एसिड के टेल में मैक्सिमम एटम मिलेंगे ऐसे, क्योंकि बहुत सारे एटम, सब एटम जितना आने चाहिए सब आ जाएंगे और सबके साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो ये फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, तो मेम्ब्रेन रिजिड हो जाएगा। देख लीजिए, मोर नंबर ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, अगर इस प्रकार के फैटी एसिड किसी सेल मेम्ब्रेन में सब उसी प्रकार के सैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो यह मेम्ब्रेन बहुत ही हार्ड हो जाएगा ना। अब तो क्यों हार्ड होगा, देखिए, मोर इंटरेक्शन इन फैटी एसिड टेल, फैटी एसिड टेल में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होगा। कैसे इंटरेक्शन होगा, देखिए, हर कार्बन 4 एटम से जुड़ा हुआ है, तो ज्यादा इंटरेक्शन होगा ना यहां पर, तो मोर रिजिड होगा। इसका मतलब रिजिडिटी क्या हो जाएगी, रिजिडिटी बढ़ जाएगी। जबकि फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, फ्लूइडिटी मतलब फ्लेक्सिबल क्या हो जाएगा, कम फ्लेक्सिबल होगा ना, ज्यादा हार्ड हो जाएगा वो। चलिए अगला अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, जैसे देखिए यहां पर ये कार्बन, ये कार्बन, ये चाहते तो इस बॉन्ड को हटा के एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर हो सकता था, ये हट जाएगा तो ये बॉन्ड भी हट जाएगा। लेकिन मैं बोला कि यहां पर अगर डबल बॉन्ड बन गया है, इसका मतलब सीधा ये हुआ कि ये कार्बन एक एक बॉन्ड और बना सकते थे, 2 हाइड्रोजन कम मिलेंगे ना यहां पर, जबकि यहां पर 2 हाइड्रोजन ज्यादा थे। अब यहां पर थोड़ा सा इंट्रेक्शन कम हो जाएगा ना, 2 एटम कम हो गए भाई, 2 हाइड्रोजन एटम कम हो गए यहां पर, तो इंट्रेक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। और ये दोनों कार्बन अगल बगल ढूंढ रहे होंगे कि कभी एक हाइड्रोजन मिल जाए तो बॉन्ड बना लूं,
एक हाइड्रोजन मिलते ही बॉन्ड बना लेगा, ये भी और ये भी बॉन्ड बना लेगा, और इसी फिराक में रहते हैं, इसलिए ये हमेशा लहराते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। क्योंकि जब डबल बॉन्ड बन जाता है तो उसमें किंक बन जाता है, मुड़ जाता है, ये मुड़ जाता है मतलब इधर हिलता रहेगा, ये डुलता रहेगा अगल बगल, कहीं पर एक हाइड्रोजन मिल जाए तो बॉन्ड बना लूं, इस आज के साथ इधर उधर घूमता रहेगा, फ्लेक्सिबल होते रहेगा, मूवमेंट होते रहेगा। और अगर इस प्रकार का यदि फैटी एसिड किसी सेल मेम्ब्रेन में है, क्योंकि ये कैसा है बोल रहा हूं मैं, ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल फैटी एसिड है ना, डबल बॉन्ड आएगा तो फ्लेक्सिबल हो गया, जबकि पहला वाला रिजिड था, स्ट्रांग था, रिजिड था। ठीक है, अब फ्लेक्सिबल फैटी एसिड है, ये पहला वाला रिजिड था, फ्लेक्सिबल है, तो अगर ऐसे फैटी एसिड की मात्रा किसी सेल मेम्ब्रेन में ज्यादा मिलेगी तो पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन कैसे हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। देख लीजिए, मोर नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अगर किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज्यादा अनसैचुरेटेड वाले मिल गए, अनसैचुरेटेड मतलब क्या, कि ये दोनों कार्बन संतुष्ट नहीं है भाई, एक एक और हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते थे लेकिन नहीं बना पा रहे हैं, अभी नहीं है उनके पास हाइड्रोजन, इसलिए वो असंतुष्ट हो गए, जबकि यहाँ पर सारे के सारे कार्बन संतुष्ट हैं, सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त, सब तृप्त हो गए, सब संतुष्ट हो गए। अनसैचुरेटेड मतलब अशांति, असंतुष्ट, यहाँ पर दो कार्बन असंतुष्ट हैं, इसलिए संतुष्ट होने के लिए इधर उधर ढूंढ रहे कहाँ हाइड्रोजन मिल जाए, इसी चक्कर में वो मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार का यदि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा मिला कहीं पर, तो वो मेम्ब्रेन में कम इंटरेक्शन होगा, लेस इंटरेक्शन इन फैटी एसिड टेल, यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन और हो सकता था लेकिन नहीं मिला, तो लेस इंटरेक्शन हुआ, है ना, कम हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन की संख्या कम हो गई, इसलिए मोर फ्लूडिक हो जाएगा, ज्यादा इधर उधर फ्लेक्सिबल होता रहेगा। मोर फ्लूडिक मतलब इसकी रिजिडिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, और फ्लूडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ज्यादा फ्लूडिक होगा, रिजिडिटी कम हो जाएगा, क्योंकि वो खुद अस्थिर है, इधर उधर हिल रहा है, डुल रहा है हमेशा। ठीक है, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के आधार पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी और रिजिडिटी। अगला लॉन्ग चेन एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड के आधार पर, बस एक मिनट थोड़ा सा ना, बहुत सिंपल है ये तो, कि यदि कम कार्बन का फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड कम कार्बन के चेन से बना हुआ है, तो वो कम स्टेबल होगा, ज्यादा कार्बन से बना होगा, और ज्यादा कार्बन से बना होगा तो और ज्यादा इंटरेक्शन होगा तो और स्ट्रांग होगा वो, और जो ज्यादा कार्बन से बना होगा, ज्यादा इंटरेक्शन होगा तो ज्यादा स्ट्रांग होगा, मतलब ऐसा वाला फैटी एसिड कैसे होगा, ज्यादा रिजिड होगा, और छोटा वाला फैटी एसिड कैसा होगा, ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। समझ में आया? चलिए भाई देखिए, जैसे यहां पर देख लीजिए, पहला शॉर्ट चेन फैटी एसिड 6 कार्बन से भी कम से बना हुआ है, 1 2 3 4 से बना है, जबकि दूसरा वाला देखिए मीडियम चेन फैटी एसिड 6 से लेकर 10 कार्बन अगर होगा तो मीडियम चेन कहलाएगा, यदि 12 या 12 से ज्यादा होता है तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड कहलाता है। तो मैं बोल रहा हूं कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड से बना हुआ कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फैटी एसिड है तो वो बहुत फ्लेक्सिबल होगा, और यदि लॉन्ग चेन फैटी एसिड बना हुआ कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फैटी एसिड है तो बहुत स्ट्रांग होगा, रिजिड होगा। तो एक एक करके देख लेते, चलिए देख लीजिए, मोर नंबर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड टेल, इस प्रकार का फैटी एसिड किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज्यादा मिल रहा है, मतलब ज्यादा इंटरेक्शन होगा तो मोर इंटरेक्शन, अगर मोर इंटरेक्शन हो कार्बन के बीच में, यहाँ देखिए ऐसे हाइड्रोजन भी तो होगा ना, सभी कार्बन में दो दो हाइड्रोजन भी तो होंगे, चार चार बॉन्ड होता है ना कार्बन का, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पूरा हाइड्रोजन मिलेगा सब में ऐसे ऐसे, तो ज्यादा इंटरेक्शन होगा, ज्यादा इंटरेक्शन होगा तो ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो मोर रिजिड होगा। मोर रिजिड मतलब रिजिडिटी ज्यादा, फ्लूडिटी कम, कम फ्लेक्सिबल होगा ये।
अगला, अगर इस प्रकार के फैटी एसिड से बना है, कम कार्बन वाले चेन के फैटी एसिड से कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है, उसमें इस प्रकार के शॉर्ट चेन और ज्यादा है, तो क्या होगा, लेस इंटरेक्शन होगा भाई, चार चार ही तो कार्बन है, तो ऐसे हाइड्रोजन कम ही तो मिलेंगे फिर। तो मोर नंबर ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड टेल है, तो लेस इंटरेक्शन, बहुत कम हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन होगा, तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, तो फ्लूइडिटी ज्यादा हो जाएगी, इधर उधर हिलता डुलता रहेगा, तो रिजिडिटी क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी, और फ्लूइडिटी ज्यादा ज्यादा इधर उधर फैलते रहेगा, वो हिलते रहेगा डुलता रहेगा। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आप, ये तो हमारा था लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड। अगला हमारे पास है कोलेस्ट्रॉल, जिसके बारे में बता चुका हूं। ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ लीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जितना कोलेस्ट्रॉल होता है उतना प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक, और कोलेस्ट्रॉल में याद रखना टोटल 27 कार्बन होते हैं। मैं कार्बन को गिन के लिख भी दे रहा हूं यहाँ पर, चलिए यहां से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक, फिर 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो कोलेस्ट्रॉल में कितना कार्बन होते हैं जी, 27 कार्बन का बना होता है, इसको याद रखना। अब कोलेस्ट्रॉल में एक एंड पर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक प्रकार का पोलर ग्रुप है। अब खुद देखिए, ये फैटी एसिड में ये पोलर हेड है, और ये नॉन पोलर टेल है। तो अब पोलर पोलर से जुड़ता है, याद रखना सेम नेचर वाले हैं। इस कोलेस्ट्रॉल का ये पोलर ग्रुप है, पोलर ग्रुप है ये है, तो देखिए इस कोलेस्ट्रॉल को यहां बना दिया गया, इस कोलेस्ट्रॉल का पोलर ग्रुप फैटी एसिड के पोलर हेड से जुड़ेगा, तो यहां पर इंटरेक्शन करता है, ऐसे यहां इंटरेक्शन करता है। जबकि ये देखिए, ये नॉन पोलर टेल है, नॉन पोलर टेल है किसका, कोलेस्ट्रॉल का। तो कोलेस्ट्रॉल का नॉन पोलर टेल देखिए, जैसे जूम कर रहा हूं मैं, देखिए यहां पर ये नॉन पोलर टेल जो दिख रहा नहीं, ये घुमा हुआ है सांप जैसा, ये तो कोलेस्ट्रॉल का नॉन पोलर टेल फैटी एसिड के नॉन पोलर टेल से जुड़ेगा, तो ये इंटरेक्शन होता है ऐसे। ये, तो अब ध्यान से देखिए डायग्राम में, कोलेस्ट्रॉल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोलर हेड से जुड़ता है, और कोलेस्ट्रॉल का जो नॉन पोलर टेल होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नॉन पोलर फैटी एसिड से जुड़ता है। इस प्रकार से ये इंटरेक्शन होता है। ठीक है, चाहे तो कमेंट पढ़ सकते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेक द हेड पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, भाई पोलर है मतलब हाइड्रोफिलिक, वाटर सोल्यूबल है, अट्रैक्टेड टू द फॉस्फेट हेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो भी तो हाइड्रोफिलिक होता है, पोलर होता है। ये देखिए, ये पोलर हेड होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक, नीचे वाला देख लेते हैं, नॉन पोलर यानी कि हाइड्रोफोबिक टेल अट्रैक्टेड टू द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ द फॉस्फोलिपिड इन द सेंटर ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के सेंटर में देखिए, यहां पर ये सेंटर मतलब ये मेम्ब्रेन, ये समझ लेना आप, ये पूरा सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का इतना पोर्शन सेंटर वाला पोर्शन है, तो सेंटर वाले पोर्शन पर नॉन पोलर अट्रैक्शन होता है। ठीक है, यहां पर ये सेंटर वाला पोर्शन हो गया इतना, मेम्ब्रेन का बाहरी वाला उधर हो गया, सबसे अंदर वाला सरफेस ये हो गया, बीच वाला जो सरफेस हो गया ना ये हो गया, तो यहां पर नॉन पोलर अट्रैक्शन होता है, जबकि फॉस्फेट ग्रुप तरफ पोलर अट्रैक्शन होता है। इस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल की संख्या जितना ज्यादा बढ़ेगी उतना यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, इंटरेक्शन होगा, तो वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन उतना स्ट्रांग होगा। ठीक है, देख लीजिए, मोर नंबर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यदि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है कहीं पर
किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो मोर इंटरेक्शन होगा, और मोर इंटरेक्शन होगा तो मोर रिजिड भी तो होगा। 1 मिनट में इसको ऐसे कर दे रहा हूं, रुकिए बस थोड़ा सा मुझे समय दें। चलिए भाई देख लीजिए, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिजिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जबकि फ्लूइडिटी क्या होगी, कम होगी, कम फ्लेक्सिबल होगा, ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा वो। यदि मैं बोलूं कि कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, नहीं है, केवल फास्फोलिपिड है, बहुत फ्लेक्सिबल होगा क्योंकि कम इंटरेक्शन होगा। लेस नंबर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, लेस इंटरेक्शन, कम इंटरेक्शन होगा, इसका मतलब बहुत फ्लेक्सिबल होगा तो मोर फ्लूइडिक होगा, तो रिजिडिटी क्या होगी, रिजिडिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और रिजिडिटी किस पे डिपेंड करती है, एक तो फैटी एसिड की नेचर पे, वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो ज्यादा रिजिड होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। अनसैचुरेटेड वाला ज्यादा फैटी एसिड है तो फ्लेक्सिबल ज्यादा हो जाएगा, फ्लूइडिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर लॉन्ग चेन फैटी एसिड है तो ज्यादा स्ट्रांग होगा, रिजिडिटी बढ़ जाएगी। शॉर्ट चेन फैटी एसिड ज्यादा है तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो रिजिडिटी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ कोलेस्ट्रॉल कम है तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिजिडिटी और फ्लूइडिटी इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है। ये भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ही पार्ट है। तो कुल मिला के कहें तो आज हमने हमारे सिलेबस के आधार पर देखें तो हमने इतना चैप्टर पूरा कर लिया। हमने पढ़ लिया ओरिजिन, हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में लिपिड, लिपिड बाइलेयर मॉडल। अच्छा, लिपिड लिपिड बाइलेयर मॉडल किसको बोलते हैं हम लोग जी, देख लीजिए। ये इन्होंने बोला लिपिड डबल लेयर होता है, तो लिपिड लिपिड बाइलेयर मॉडल इसको बोलते हैं। लिपिड लिपिड बाइलेयर मॉडल किसको बोलते हो, ग्रेटर ग्राउंडर मॉडल को, ठीक है ना। ये पढ़ लिया। अगला डैनली डेवसन मॉडल पढ़ लिया हमने, इसको किस नाम से जानते हैं, सैंडविच मॉडल के नाम से जानते हैं। प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल के नाम से जानते हैं, पॉसीमोलिकुलर मॉडल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और सरफेस टेंशन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अगला यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पढ़ लिया हमने। अगला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन और उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, हमारा वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।